नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सभी को लग रहा होगा कि इतना बड़ा नाम है और हिंदी साहित्य का इतिहास अपने आप में इतना वृहद है, मैम एक क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे बताएंगी? तो आप सभी अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आप सभी को आज के इस सेशन में हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो पूरा रिकॉल हो जाएगा। सारे सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्रम से हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ। तो आप सभी जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप सभी वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आपकी प्राचीन में आ जाती हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आप देखेंगे तो आप सभी को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का रूप मिलेगा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का स्वरूप आपको दिखाई देता है। तो वहां से जब कैसे कैसे शौर शनि अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से जो है वो आपका खड़ी बोली और खड़ी बोली पुरानी हिंदी, इस तरह का संदर्भ जो है आपको हिंदी के विकास में दिखाई देता है। बात करें अगर साहित्य की, तो साहित्य वो होता है जो सबका हित करे, सहित, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखेंगे स जोड़ हित जोड़ य, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। यह प्रत्यय जो होता है ये वृद्धि कारक प्रत्यय होता है। किसमें वृद्धि करता है? पहले शब्द की मात्रा में वृद्धि करता है। इसलिए यह प्रत्यय के कारण जो है ये स क्या बन जाता है? सा, और ही और त में जो अ मिला हुआ है वो हट जाता है और यह जुड़ जाता है, बन गया आपका साहित्य शब्द। तो साहित्य जो है वो आप सभी का क्या, सबका हित करने वाला। आप किसी भी भाषा के साहित्य को पढ़ते हैं, वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए हम किसी भी भाषा के साहित्य का अध्ययन करते हैं। अब इतिहास क्या है? इतिहास है ऐसा ही हुआ था, ठीक है, ऐसा ही घटित हुआ था, इसका वर्णन करता है इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री आप सभी ने पढ़ी होगी। तो हिस्ट्री का जो स्वरूप होता है कि भाई इति अर्थात हो चुका जो, ठीक है, इति श्री, किसी चीज का श्री गणेश हो चुका है, तो ऐसा ही घटित हुआ था। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से हम ये अध्ययन करते हैं कि कब जो है वो हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, कौन कौन से कवि हुए, किन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी। तो उन सब को एक शॉर्ट रूप में आप सभी को आज के इस सेशन में सारी चीजें समझाऊंगी। आप सभी को लगेगा कि हाँ, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य इतिहास जो है हमने पढ़ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से आप सभी को बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी टिप्स पर जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो याद हो जाए। जब आप बात करते हैं तो मैंने आप सभी को बताया कि भाई हिंदी भाषा का उद्भव विकास हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास की जब हम बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से हो गई, शुरुआत हमें कैसे पता चला कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, वो हमें पता चलता है हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो गारसादी तासी जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, लेकिन वो किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जिसका अनुवाद जो है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा किया गया। और फ्रेंच भाषा में लिखा गया, लेकिन उसमें ना कोई नामकरण था, ना काल विभाजन था, लेकिन वो एक पहला प्रयास होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा शिव सिंह सेंगर जी ने, जो शिव सिंह सरोज के नाम से आपको देखने को मिलता है। भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया प्रयास, लेकिन इसमें भी ना नामकरण था और ना ही काल विभाजन। तीसरा हम देखते हैं, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंटली आता है वो है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु जो तीन भाई थे, उन्होंने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद लिखा, जिनको रामचंद्र शुक्ल जी ने परिश्रमी संकलनकर्ता के रूप में बताया है। और वहां से बहुत सारी सामग्री जो है उन्होंने अपने व्यवस्थित हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ली है। उसके बाद में जो व्यवस्थित रूप से लिखा, क्योंकि मिश्र बंधुओं का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, उससे पूर्व एक अंग्रेजी विद्वान हुए आपके ग्रियर्सन जी, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा। तो ये चार जो पड़ाव हैं, जैसे सबसे पहला गारसादी तासी का इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी था,
उसके बाद में शिव सिंह सेंगर जी का शिव सिंह सरोज, उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन जी का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसके बाद में मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, और 5वें नंबर पे महत्वपूर्ण आता है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद में और आप देखेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल आ जाएगा, हिंदी साहित्य की जो उद्भव विकास आप देखेंगे, और अनंत आगे देखते जाएंगे तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का आ जाएगा, नगेंद्र जी का आ जाएगा जो संपादन के रूप में आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, लेकिन सबसे पहले नामकरण और काल विभाजन शुरू किया जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, और जो मान्य है, सर्वाधिक मान्य है, वो शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ नामकरण और शुक्ल जी को मिला करके महत्वपूर्ण नामकरण आपके सामने आते हैं जो व्यवस्थित रूप में लिखे गए। तो उसी हिसाब से मैं आप सभी को विभाजन के स्वरूप में यहाँ पर बताती हूँ। तो हिंदी साहित्य की जब हम विभाजन की बात करते हैं तो हमारे सामने जो है वो सबसे पहला काल जो नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया आदिकाल, ठीक है, इसको शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल, ठीक है, इसको शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल कहकर के पुकारा। जो भी रासो काव्य थे, रासो ग्रंथ के आधार पर इसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आदिकाल नामकरण ज्यादा मान्य रहा, क्योंकि आदि का अर्थ होता है शुरुआत। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ इस आदिकाल के साहित्य की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप सभी को जो साहित्य देखने को मिला, सिद्ध साहित्य, ठीक है, सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, सिद्ध साहित्य, दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा नाथ साहित्य, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जैन साहित्य जिसे रास साहित्य भी कहा जाता है, फिर रासो साहित्य, उसके बाद आप देखेंगे तो रासो साहित्य के बाद आपका महत्वपूर्ण स्वरूप में आ जाएगा गद्य साहित्य, और फिर आ जाएगा लौकिक साहित्य। इतना जो महत्वपूर्ण स्वरूप रहा साहित्य का प्रारूप इस समय पर रहा, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने केवल मात्र जो है वो ध्यान किसका रखा, रासो साहित्य, जिसमें आपके पृथ्वीराज रासो चंद्र वरदाई जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना, उसके अलावा खुमान रासो आपकी आ जाती है, बुद्धि रासो आ जाती है, परमाल रासो आ जाती है। तो जो भी रासो ग्रंथ लिखे गए उसके आधार पर इन्होंने वीरगाथा काल दे दिया, जबकि जो है वो स्वयं पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह करके पुकार लेते हैं। सिद्धों की बात करें तो सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध माने गए हैं, जिसमें से राहुल सांकृत्यायन जी ने सरहपा को सबसे पहला माना है। नाथ साहित्य की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे गोरखनाथ जो है जरनाथ संप्रदाय के स्वरूप में प्रवर्तक रूप में दिखाई देते हैं, मतसंद्र नाथ जो है उनके गुरु के संदर्भ में आते हैं। जैन साहित्य की बात करेंगे तो इसमें आपके जैन परंपरा के अंतर्गत रास परंपरा है, आचार परंपरा है, फागु परंपरा है, चरित परंपरा है, भारतेश्वर बाहुबली रास, इस तरह के संदर्भ और परंपराएं आती हैं। गद्य साहित्य में आप देखेंगे तो वर्ण रत्नाकर जैसे हो गई आपकी जो चंपू काव्य लिखा गया कवि रोड़ा जी के द्वारा, वो आ जाता है। लौकिक साहित्य में विद्यापति और आपके अमीर खुसरो जी महत्वपूर्ण रूप में आ जाते हैं, वसंत विलास आ जाती है, संदेश राशक अब्दुल रहमान जी की आ जाती है, ये स्वरूप। अब इससे पूर्व भी अगर आप देखेंगे तो इससे पूर्व हम पढ़ते हैं अपभ्रंश का साहित्य, ठीक है, अपभ्रंश का साहित्य जो है वो हम क्या करते हैं इस आदिकाल से पूर्व पढ़ते हैं, ठीक है, क्यों, जिसमें आप स्वयंभू को पढ़ेंगे, जिसमें आप पौमचर्यु स्वयंभू की, जिसे अपभ्रंश का वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता है, आप पढ़ेंगे किसके बारे में भी, पुष्पदंत के बारे में, जो आपके आदिकाल के व्यास कहे जाते हैं, महापुराण जिन्होंने लिखी है। तो वो हम अपभ्रंश का जो स्वरूप है, क्योंकि अपभ्रंश जो है वो आपका क्या रहा है, एक तरह से नींव रहा है हिंदी के विकास के अंतर्गत, तो ये आपका आदिकाल का स्वरूप आता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो वो है आपका भक्ति काल। तो भक्ति काल नाम जो है वो तो आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने दे दिया, उससे पूर्व आप देखेंगे तो इसे कह दिया गया पूर्व मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया और जिसे प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी जो है वो भक्ति काल कहते हैं कि भाई इसमें जनता की संचित जो चित्त वृत्तियां थी उसके आधार पर जो है वो भक्ति का स्वरूप आया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति का आना बिल्कुल स्वाभाविक विकास दिखाई देता है। अब यहाँ पर भक्ति काल जो है वो शुक्ल जी ने दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा भाई, एक तो हो गया निर्गुण काव्य धारा और दूसरा हो गया सगुण, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब जो निर्गुण काव्य धारा थी इसको हमने वहां पर शुक्ल जी ने दोबारा सुविधा के लिए,
क्योंकि लंबा समय था तो सुविधा के लिए इसे दोबारा यहाँ पर कर दिया। तो निर्गुण काव्य जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका संत काव्य, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सूफी काव्य, ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य के में आप देखेंगे तो संत कवियों में आपके संत कबीर जो हुए हैं वो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कवि आ जाएंगे। सूफी कवियों में आपके जायसी जो है वो महत्वपूर्ण आ जाएंगे, उसके अतिरिक्त अन्य जो भी है वो भी इसमें शामिल किए गए। सगुण काव्य धारा की बात करें तो इसमें आ गया आपका राम काव्य धारा, ठीक है, और कृष्ण काव्य धारा। राम काव्य धारा जो है उसके अंतर्गत आपके तुलसी सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे, और इधर देखेंगे आप कृष्ण काव्य धारा में सूरदास जी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे। फिर आपका उत्तर मध्यकाल, ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल पर पहुंचने से पहले जो है थोड़ा सा भक्ति काल के बारे में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। भक्ति काल में निर्गुण काव्य, निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि जिसमें कोई गुण ना हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सगुण का अर्थ है जैसे साकार, ठीक है, कि जो ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास रखते हैं वो सगुण, जो ईश्वर के आकार मूर्ति रूप में पूजा करते हैं वो सगुण के अंतर्गत। निर्गुण का अर्थ जो ईश्वर को ज्योति के रूप में मानते हैं, जो ईश्वर को कण कण व्यापी मानते हैं वो निर्गुण, अर्थात ईश्वर के निर्गुण निराकार ध्यान साधना इन सभी पर बल देने वाले। इन दोनों में संत और सूफियों में महत्वपूर्ण बात थी, दोनों ने ज्ञान पर बल दिया है, दोनों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की है, दोनों ने ही गुरु की महत्ता पर बल दिया है, तो ये इनकी समानता है। अगर असमानता की बात करें तो जैसे मुख्य रूप में संत जो है वो आपके परमात्मा रूप में जो पुरुष को मानते, जबकि आप सूफी काव्य में देखेंगे तो परमात्मा के रूप में स्त्री को जो है वो सर्वोपरि माना गया है। कबीर जी की बात करें तो कबीर जी के शिष्य हुए धर्मदास जी, जिन्होंने कबीर जी की जो संग्रह है बीजक का संकलन किया, जिसमें साखी सबद्र मैनी, ठीक है, इन सभी का 3 रूप में आपकी दिखाई देती है। जिस ग्रंथ को लेकर के भगवान दास जो है वो भाग गया था, इन्हीं का शिष्य था। सूफी काव्य की बात करें तो जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, जो एक प्रतीकात्मक रचना के रूप में आपके सामने आती है, जिसमें नागमती वियोग खंड जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के स्वरूप में चित्रित किया गया है। राम काव्य धारा में तुलसीदास जी जो लोक समन्वयवादी कवि के स्वरूप में आपको देखने को मिलते हैं, जिनका रामचरितमानस महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आता है। कृष्ण काव्य धारा में आपको सूरदास जी मिलते हैं, जो कि अष्टछाप के कवियों में आते हैं। अष्टछाप की स्थापना विठल नाथ ने की थी, जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य और विठल नाथ जी ने अपने 4 शिष्य लेकर के 8 पर अपने आशीर्वाद की लगाई छाप, और 1565 में श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या किया, उनको 8 याम की सेवा में नियुक्त कर दिया। तो शुक्ल जी के अनुरूप सूरदास जी सबसे पहले आते हैं, जबकि उम्र के अनुरूप अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो है वो आपके कुम्मन दास जी आ जाते हैं, ठीक है, ये स्वरूप आ गया। जब हम बात करते हैं उत्तर मध्य काल की, जिसको रीति काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रीति काल के नाम से प्रवृत्ति आधारित नाम है। रीति काल में भी आपको 3 प्रवृत्तियां जो है वो आपकी दिखाई देती हैं। रीतिबद्ध, ठीक है, जिसमें आपके केशव चिंतामणि ये सब आते हैं, मतिराम ये सब आ जाते हैं। रीति सिद्ध, रीति सिद्ध जिसमें आपके बिहारी मुख्य स्वरूप में आ जाएंगे, वृंद वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। और रीति मुक्त, ठीक है, और आ जाएंगे रीति मुक्त, जिसमें आलम घनानंद, घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये सारे आ जाते हैं। रीति क्या है, ठीक है, रीति का अर्थ है मार्ग, रीति का अर्थ है पद्धति। हर रचनाकार की अपनी लेखन की एक शैली होती है, जैसे हम कहते हैं ना हर टीचर की अपनी पढ़ाने की एक शैली होती है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ना, तो वैसे ही पैटर्न होता है, तो वैसे ही हर रचनाकार की अपनी एक शैली होती है जिसके आधार पर वो रचनाएं करता है। तो रीतिबद्ध यानी कि जो उस समय पर रीति चल रही थी, जो उस समय पर जो काव्य लिखने की प्रणाली या काव्य लिखने की पद्धति चल रही थी, उसी में बंद करके, उन्हीं नियमों में जिन्होंने बंद करके रचनाएं लिखी, वो आपके रीतिबद्ध कहलाए। जैसे केशव दास जी ने लक्षण ग्रंथ लिख दिए, या सर्वांग निरूपक आचार्य हो गए, विशिष्टांग निरूपक आचार्य हो गए, जिन्होंने काव्य के सभी अंगों के बारे में लिखा, जिन्होंने काव्य के किसी एक अंग के बारे में विस्तार से लिखा, जैसे देवरसवादी कवि आपके कहलाते हैं।
केशवदास जी इसीलिए कठिन काव्य के प्रेरित तो हो जाते हैं। तो इस तरह का संदर्भ आपको दिखाई देता है। रीति मुक्त, पहले रीति मुक्त पे आ जाते हैं। रीति मुक्त वो होते हैं जो उस समय की प्रणाली और सभी बंधनों को तोड़ करके अपने स्वच्छंद भावों को समर्पित करके रचनाएं लिखते हैं। जैसे घनानंद जी की बात करें, जो प्रेम की पीर के कवि हुए हैं, जिनके लिए दिनकर जी ने कहा है कि ये अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। तो इस तरह का संदर्भ। रीति सिद्ध वो होते हैं जो रीति मुक्त भी रहे एक तरह से, और उन्होंने अपने अनुरूप जो है अपनी ही रचना कौशल में उस समय की रीति को सिद्ध कर दिया, वो कहलाए आपकी रीति सिद्ध। जैसे बिहारी जी की भाई बिहारी सतसई, जिसमें कि भाई कहा गया है आपके बिहारी जी के लिए कि भाई सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी जी ने शुरुआत करी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित दुति होए। ठीक है, तो श्लेष अलंकार और विभिन्न अलंकारों से युक्त इनकी बिहारी सतसई का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। फिर आपका आता है जिसको आप कहेंगे आधुनिक काल। और आधुनिक काल जिसे शुक्ल जी ने तो नाम दे दिया क्या, गद्य काल। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या कहा, इसे गद्य काल कहा। प्रवृत्ति आधारित नाम क्या हो गया, गद्य काल। अब क्यों, क्योंकि आधुनिक काल में जो है, अब तक तो आप जो भी पढ़ रहे थे वो पद्य का स्वरूप था। अब तक जो भी विकास चल रहा था वो पद्यात्मक स्वरूप में रचनाएं लिखी जा रही थी, पद्य लिखा जा रहा था, कविताएं लिखी जा रही थी। अब आधुनिक काल में आकर के पद्य और गद्य दोनों का विकास होता है। ठीक है, दो तरह की विधाएं आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं जब आधुनिक काल की आप बात करेंगे तो जैसे आदिकाल की शुरुआत आपकी 1050 विक्रम संवत से अगर हो जाती है, तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के आप देखेंगे 1300, ठीक है, 1300 विक्रम संवत, 1350 विक्रम संवत तक आपका अराउंड आता है। यहाँ पे आप देखेंगे 1350 से लगभग 1700 विक्रम संवत तक देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत और ईस्वी का बड़ा सीधा सा है। ठीक है, विक्रम संवत में से क्या करना भाई, 57 वर्ष घटा देना तो ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे 1850 ईस्वी। ठीक है, अगर आप ईस्वी देखेंगे तो 1850 आ जाएगा और 1900 विक्रम संवत। ठीक है, तो इस समय से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। आप देखिए, आप 1857 की क्रांति हो रही है, सब कुछ जो देश में परिस्थितियां हैं, कैसी उथल पुथल हो रही है, उन सभी का संदर्भ लेते हुए यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण का काल आता है, कवियों की भी विषय विस्तार बढ़ जाते हैं। जहां अब तक जो था वो एक दरबारी साहित्य का स्वरूप था, भाई आदिकाल जो है वो राजाओं की प्रशंसा का, और इस तरह की प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। वंशावलियां लिखी जा रही हैं, राजा की प्रशंसा में काव्य लिखा जा रहा है, श्रृंगारिक काव्य लिखा जा रहा है, उनकी वीर प्रशस्तियां लिखी जा रही हैं। भक्ति काल में आप देखेंगे कि भाई चारों तरफ से युद्ध होने के कारण जनता हताश हो गई है, निराश हो गई है, इसलिए ईश्वर की शरण लेकर के इस तरह का काव्य लिखा गया। रीति काल में वापस आप देखते हैं कि जब मुगलों का शासन आ गया तो उस दौरान क्या हो गया, वहां पर जो राजा थे वो अपने ही सिर्फ राज्य को जो है वो राष्ट्र समझने लगे, एकता का अभाव हो गया। और जो अंकुश है धीरे धीरे आप यहाँ पर देखेंगे, जब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन दोनों का युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। तो 1757 से ही कहीं ना कहीं जो है वो अंग्रेजों का आधिपत्य धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है 1757 के बाद में। तो धीरे धीरे रीति काल ऐसा समय था जब अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना पैर जमाने शुरू करे, और यहाँ पर आते आते 1857 तक आते आते 100 साल हो जाते हैं, वहां पर जो है वो अंग्रेज आधिपत्य पूरी तरह से आ जाता है। जिस कारण 1857 का जो विद्रोह होता है, जो भी जनता अपने दबे हुए सारे भाव जो है वो उसमें चित्रित करती है, वो सारा स्वरूप आता है। अब यहाँ पर जो विकास था कि भाई एक तो ये प्रणाली थी जो चल रही थी काव्य की, तो वो पद्य के स्वरूप में विकसित हुई, जिसमें सबसे पहले आपका भारतेंदु युग आया। ठीक है, फिर आपका द्विवेदी युग आया, फिर आपका छायावाद आया, फिर आपका प्रगतिवाद आया, फिर आपका प्रयोगवाद आया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो नई कविता, फिर उसके बाद साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। और गद्य का विकास हुआ, क्यों हुआ गद्य का विकास? ठीक है,
कि लोग जो है कि कविताएं करने का अब समय नहीं रहा है, अब क्या हो गया है, लोगों को अपने विचार अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है, तो निबंध के रूप में, लेख के रूप में ये सब होने लगी। लेकिन ये सब कैसे होने लगी, ये सब होने लगी क्योंकि प्रेस का आविष्कार हो गया था, ठीक है, छापे खाने का आविष्कार हो गया था। तो विभिन्न जो भी बातें थी, रचनाएं थी, वो किस में छपने लगी, विभिन्न पत्रिकाओं में छपने लगी, पत्रकारिता का विकास हो गया। तो इस तरह से जो है वो गद्य का विकास हुआ, जिसमें निबंध आपका सबसे पहले आता है, ठीक है, निबंध का विकास हुआ, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, उपन्यास बाद में विकसित होता है, कहानी हो गई, नाटक हो गया, विभिन्न विधाएं, नाटक हो गया, संस्मरण हो गए, रेखा चित्र हो गए, रेखा चित्र हो गए, यात्रा वृतांत हो गए। तो ये इस तरह की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो सारी विधाएं हैं वो यहाँ पर विकसित होने लगी। जब ये समय चल रहा है भारतेंदु काल द्विवेदी युग, अब यहाँ पर अब तक क्या थी, जैसे ब्रज भाषा का स्वर्ण युग हो गया आपका रीतिकाल, यहाँ तक जो थी वो आप देखेंगे खड़ी बोली की नाम मात्र की शुरुआत हुई थी, अमीर खुसरो जी ने करी, जो हिंदवी के रूप में आपको देखने को मिलती है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे जैसे भक्ति काल में आपको अवधि और ब्रज दोनों मिलती हैं, रीति काल में ब्रज भाषा का स्वर्ण काल रहा। तो आधुनिक काल में आकर के ब्रज भाषा एकदम से हट नहीं जाती है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं होने लगती हैं। पद्य का जब स्वरूप आप देखते हैं तो पद्य तो लिखा गया ब्रज भाषा में भारतेंदु युग में, सिर्फ भारतेंदु युग में पद्य ब्रज भाषा में लिखा गया, गद्य जो था वो खड़ी बोली में लिखा गया। फिर द्विवेदी जी आए आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पे ये नामकरण होता है। द्विवेदी जी आए, उन्होंने जो भाषा था उसका परिष्कार किया, परिमार्जन किया, और सरस्वती पत्रिका का भार जब उन्होंने संभाला तो बकायदा उन्होंने ये कहा कि इस पत्रिका में खड़ी बोली में लिखित रचनाएं ही प्रकाशित होंगी। मैथिली शरण गुप्त जी हुए हैं आपके, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, तो उन्होंने रसिकेंद्र के नाम से जो है अपने ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, उन्होंने अपनी रचना छापने के लिए भेजी। तो द्विवेदी जी ने जो है लिख करके भेजा कि भाई अब रसिकेंद्र बनने का जमाना गया। तो जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं करना शुरू कर दिया, जो साकेत में उन्होंने लिखा भी है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ठीक है, तो महावीर जो द्वे अर्थी श्लेष अलंकार इसमें प्रयुक्त किया है कि जैसे तुलसीदास जी को भी हनुमान जी का जो है वो आशीर्वाद मिला और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही मुझे भी महावीर अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निर्देशन से खड़ी बोली में उन्होंने साकेत की रचना की, जो 1931 में उन्होंने की, जिसमें आप नवम सर्ग जो है वो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को केंद्रित करके उपेक्षित नारी के स्वरूप में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं जो है भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से रचनाएं किया करते थे, तो इन्हीं से प्रेरित होकर के फिर आया आपका छायावाद, जो खड़ी बोली के लिए एक महत्वपूर्ण स्वर्ण काल लेकर के आता है, जिसमें आपके महादेवी वर्मा है जो छायावाद की दुर्गा कहलाती हैं। उसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी जो छायावाद के प्रवर्तक स्वरूप में आपके आते हैं, और निराला जी आपके आ जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के स्वरूप में आपको रुद्र के रूप में देखने को मिलते हैं, और पंत जो छायावाद के विष्णु कहलाते हैं। इसमें पहले भी ऐसा स्वरूप था कि भाई मुकुटधर पांडे जी जो हुए, जिन्होंने छायावाद के नाम से अपना एक निबंध प्रकाशित किया था, जिसका नाम था आपका हिंदी छायावाद। ठीक है, हिंदी में छायावाद ये उनका स्वरूप था, और उसको नाम दिया उन्होंने छायावाद, तो इसलिए नामकरण के स्वरूप में मुकुटधर पांडे का नाम भी आ जाता है। फिर देखिए छायावाद जो था वो आत्माभिव्यक्ति का काव्य बना, और धीरे धीरे प्रवृत्तियां कुछ ऐसी हो गई कि निम्न वर्ग उच्च वर्ग इस तरह से वर्ग वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था में बदल गई। अब कवि का कार्य, कवि का धर्म ये हो गया कि लोगों के बारे में जो है वो, तो प्रगतिवाद जो है वो लोगों की प्रगति को देखते हुए, समाज के कल्याण को देखते हुए जो है हमारे सामने आता है। जब हम यहाँ पर देखते हैं प्रगतिवाद का जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, जिसमें शोषित मानव के प्रति लिखा गया, शोषण के प्रति जो रचनाएं लिखी गई, जिसमें नागार्जुन जी जो महत्वपूर्ण रूप में आपके कवि आते हैं, और मार्क्सवाद से प्रभावित ये आपका रहा। फिर प्रयोगवाद की जब आप बात देखेंगे तो प्रयोगवाद का संदर्भ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें तार सप्तक का स्वरूप आता है। अगेय जी ने कहा कि तार सप्तक के जो कवि हैं वो राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात खोज करता है, क्योंकि ये उपमान मैले हो चुके हैं, कब से कवि जो है एक ही तरह के उपमानों का प्रयोग करते आ रहे, इसलिए कुछ नए प्रयोग साहित्य में होने चाहिए। तो उन्होंने तार सप्तक की स्थापना की 1943 में, और उसके बाद में दूसरा आया 1951 में, तीसरा आया 1959 में, और चौथा आता है 1979 में। इस तरह से 4
4 तार सप्तक इनके देखने को मिलते हैं, जिसका संपादन अगेजी करते हैं। और अलग अलग स्वरूप है, क्योंकि प्रयोगवाद नाम जो है अगेजी ने नहीं दिया था, प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया, जबकि इसका नया नामकरण जो है वो अगेजी नई कविता करते हैं। इसीलिए नई कविता और प्रयोगवाद का जो है वो गोत्रीय संबंध माना जाता है। और इधर हम देखें तो विभिन्न स्वरूप में आपकी गद्य की विधाओं के विकास साथ साथ में चल रहा था, जिसमें निबंध सबसे पहले आए, जिसमें निबंध सम्राट के रूप में आप रामचंद्र शुक्ल जी को देखते हैं। आप उपन्यास की बात करें तो कथा सम्राट के रूप में आप प्रेमचंद जी को देखते हैं। तो कहानी और उपन्यास जो है उसमें जो आप उद्भव विकास जब इनका पढ़ते हैं तो उसमें आपको सबसे अधिक जो है प्रेमचंद जी के बारे में देखना होता है। प्रेमचंद जी से पूर्व का विकास, प्रेमचंद जी के उत्तरोत्तर प्रेमचंदोत्तर जो विकास है तो वो स्वरूप हम पढ़ते हैं। नाटक में जयशंकर प्रसाद जी का, भारतेंदु जी का पहले नाम आता है, फिर जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। संस्मरण रेखा चित्र, इसमें आप राम वृक्ष बेनीपुरी जी हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, महत्वपूर्ण संस्मरणों के बारे में पढ़ते हैं। यात्रा वृतांत है आप सभी के, आत्मकथा है, जीवनी है, इन सभी गद्य विधाओं का विकास जो है वो धीरे धीरे हो जाता है। तो ये आप सभी का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको विस्तार से जब आप पढ़ लेते हैं तो आप चाहे हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट, जेआरएफ, सेट की एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, DSSB, पीजीटी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका ऑप्शनल विषय जो है वो हिंदी साहित्य है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप सभी जो है वो मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के मैं उपस्थित होती रहूंगी। और अगर आपको किसी और अन्य टॉपिक में जो ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मैम इसे विस्तार से समझा दीजिए, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आप सभी को आपकी भावी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लगातार निरंतर अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आप सभी के लिए आपकी मेंटोर डॉक्टर कविता नोनिया उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरी पुस्तक अवेलेबल है अमेज़न पर, आप सभी अमेज़न पर हिंदी बाय डॉक्टर कविता नोनिया के नाम से पुस्तक सर्च करके और उस पुस्तक को ले सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी बाय डॉक्टर कविता नोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।